अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है डिक्टेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, एडोल्फ हिटलर एंड नाजीज़म। तो आज जो है हम हिटलर की जो डिक्टेटरशिप थी जर्मनी के अंदर जो है, जो कि 1933 को जो है शुरू होती है और 1945 को जो है उस वक्त ख़त्म होती है जब हिटलर जो है उसने सुइसाइड कर लिया था। तो आज बेसिकली हमारा जो मौजू है वो है हिटलर। हिटलर जिसने जर्मनी के अंदर जो है नस्ल परस्ती यानी रेसिज्म का आगाज़ किया था। तो इससे पहले जो है इटली के अंदर जो है जो मैसोलिनी था उसने भी इसी बुनियाद के ऊपर जो है वहाँ पे फाशिज़म की बुनियाद जो थी रखी थी। तो गोया जो जर्मन हिटलर था और जो इटालियन मैसोलिनी है, उनके जो सियासी नज़रियात थे और उनके जो सियासी मकासद थे उनमें काफ़ी हद तक जो है वो हमांगी नज़र आती है और दोनों 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 जो है एक दूसरे से मुतासर नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे जो है हिटलर की जो सोच और फ़िक्र थी वो मैसोलिनी का जो फाशिज़म है उसके ऊपर जो है वो मबनी जो है नज़र आती है। यही वजह है कि ये दोनों जो है इन्होंने अपने जो फाशिज़म है और जो नाज़िज़म है इसके अंदर जो है ये एक तो इन्होंने डिक्टेटरशिप को कायम किया, दूसरा जो है अपनी अपनी कौमों को जो है उनके अंदर जो है वो पेट्रियाटिज़म जो है नेशनलिज़म को जो है प्रमोट करके और रेशियल जो नेशनलिज़म था उसको प्रमोट करके जो है दोनों कौमों को, इटली को और जर्मनी को जो है जंग के लिए जो था वो तैयार किया था। इसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह है, जो हिटलर के जो सियासी सोच और फ़िक्र थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होती है और उसके अंदर जर्मनी को जब शिकस्त का सामना करना पड़ा और जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुआ है तो उसके अंदर जर्मनी के साथ जो है बड़ा हद तक अमेज़ जो है वो सलूक किया गया था और बड़ी ज़िल्लत का सामना जो है वो जर्मन अफवाज को और जर्मन कौम को करना पड़ा। तो उसके रिएक्शन के अंदर जो है फिर हिटलर जो है उसने एक नई सोच और नई फ़िक्र के साथ जो है वो दुनिया के ऊपर जो है वो हुकूमत करने का प्लान जो था वो तैयार किया, जिसको नाज़ीज़म जो है वो कहा जाता है। हिटलर ने जो है जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होता है और उसके बाद जर्मनी से जो है जो उनकी बादशाह थी उसको ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था उसको शुरू किया गया था। लेकिन जर्मनी की जो माशी बदहाली थी और उसके जो दीगर जो इंटरनल मसाइल थे उसकी वजह से ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वहाँ पे ज़्यादा देर तक कामयाब ना हुआ और आखिरकार 1933 को जो है हिटलर जो है उसने वहाँ पे अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर ली और हिटलर की जो डिक्टेटरशिप थी उसके लिए नाज़ीज़म की टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है। आइए इसको आगे लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बात की कि हमारा आज का टॉपिक है हिटलर। और हिटलर ही वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 20 1889। तो हिटलर जो है ही वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 20 1889 एंड ही डाइड ऑन अप्रैल 30 1949। तो एक चीज़ तो कॉमन है कि वो अप्रैल में ही पैदा हुआ था और अप्रैल में ही उसकी डेथ होती है। और 1889 को जो है वो पैदा होता है और 1945 को जो है उसने जब सुसाइड किया था उसके साथ उसकी ज़िंदगी का जो है ख़त्मा हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एडोल्फ हिटलर वाज एन ऑस्ट्रियन born German politician who was the dictator of Germany from 1933 till his suicide in 1945। तो हिटलर जो है बाई बर्थ जो है उसका ऑस्ट्रिया के साथ था। बाई बर्थ जो है फिर उसने जो है जर्मनी के अंदर जो है वो ज्वाइन किया और जर्मन और जो सिटीज़नशिप थी वो उसने ली और 1933 के अंदर जो है ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। और 1945 को जो है उसकी डिक्टेटरशिप जो है उस वक्त ख़त्म होती है जब उसने सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है जब उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसने जो है वो सुसाइड कर लिया, यानी उसने ख़ुदकुशी कर ली थी। हिटलर के बारे में मज़ीद मालूमात हमारे पास हैं। पॉलिटिकल पार्टी उसकी क्या थी, उसकी जो बेसिक पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी नाज़ी पार्टी, जो कि 1921 से 1945 तक जो है वो इसका वजूद जो है रहा है। उसके अलावा अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उसमें बेसिकली पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो यही पार्टी जो है जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है इसी को ही हिटलर ने बाद में इसको जो है वो थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज़ किया और इसका जो स्ट्रक्चर था जो है वो चेंज किया, इसका मैनिफेस्टो जो था चेंज किया और फिर इसी पार्टी को जो है आगे जाकर नाज़ी पार्टी का जो है नाम दिया जाता है। हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। हिटलर रीऑर्गेनाइज द जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी। उसको उसने जो है वो रीऑर्गेनाइज़ किया
इन 1920। उसका स्ट्रक्चर चेंज किया, उसका मैनिफेस्टो चेंज किया और उसकी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थी उसके अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आया एंड नेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसका उसने नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने के बाद क्या उसका नाम रखा गया? नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो हिटलर ने जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसका नाम तब्दील करके उसका नाम रख दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी इसका जो जर्मन, ये तो अंग्रेज़ी में इसका नाम है, तो जो जर्मन ज़बान के अंदर जो इसका नाम बनता था उसकी जो एब्रीवेशन बनती है उसको नाज़ी कहा जाता है। तो नाज़ी बेसिकली जो है कोई अलग तौर पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। नाज़ी पार्टी जो है दरअसल नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थी और जर्मन ज़बान के अंदर इसका जो एब्रीवेशन था तो उससे जो है नाज़ी की टर्म जो है इस्तेमाल होती है। तो जर्मन नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी ही नाज़ी पार्टी जो है वो कहलाती है एंड इट कॉल्ड द नाज़ी पार्टी। एंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास अडोल्फ हिटलर एंड हिज फॉलोअर्स इन द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थी। उसकी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जो है वो शोहरत जो थी हासिल हुई थी। NSDAP expressed its strong commitment to the values and ideas under the Hitler's leadership। उसकी लीडरशिप किस पार्टी की थी? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी developed its own ideology that informed its methods and objectives। They called this ideology as the national socialism। तो जो नेशनल सोशलिज्म है जी, तो जो बेसिकली जो हिटलर है उसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो थी नेशनल सोशलिज्म के ऊपर मबनी है। और नेशनल सोशलिज्म क्या है कि उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जब उसने इसको रीऑर्गेनाइज़ किया और उसका जो मैनिफेस्टो था उसको चेंज किया, तो उसका जो मैनिफेस्टो है, उसका जो पॉलिटिकल प्रोग्राम था, जो इकोनॉमिक प्रोग्राम था या उसका जो सोशल प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जो है उसकी जो बेसिक आइडियालॉजीज़ थी, उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको जो है नेशनल सोशलिज्म का नाम जो था दिया गया था। यानी नेशनल सोशलिज्म बेसिकली जो नाज़ी पार्टी है उसका जो पॉलिटिकल प्रोग्राम था, जो उसके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे या उसका जो मैनिफेस्टो है, उसी को जो है नेशनल सोशलिज्म जो है वो कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास फोहर मीन्स एक टर्म है। फोर्स मीन्स लीडर। जिस तरह हमने जब इटालियन फाशिस्ट लीडर मेसोलिनी के बारे में बात की थी, तो उसके लिए जो फाशिस्ट मेसोलिनी था उसके लिए डोसे की टर्म इस्तेमाल की गई थी, DUCE। और इस तरह जो है जो जर्मन डिक्टेटर था हिटलर जो है उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती थी वो था फोहर, FUHRER। फोहर का मतलब है लीडर। फोहर आल्सो कॉल्ड स्पेल्ड फोहर, जर्मन फोहर लीडर। तो बेसिकली ये जर्मन वर्ड है और इसका जो मतलब है वो है लीडर। एंड टाइटल यूज्ड द अडोल्फ हिटलर टू डिफाइन हिज रूल ऑफ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तो ये जो टाइटल है फोहर का, यानी लीडर का जो टाइटल था, फोहर जर्मन वर्ड जो है, ये जो हिटलर है ये अपने लिए इस्तेमाल करता था और इसका ऑब्जेक्टिव उसका ये था कि वो अपना जो एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप का या एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो थी हिटलर की, उसको जो है वो नॉमिनेट करना चाहता था, उसको जो है वो हाईलाइट करना चाहता था। और इस लफ्ज़, इस टर्म की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है उसको जो है लोगों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करना चाहता था। इन जर्मनी फ्राम 1935 टू 1945। ये आपने याद रखना है कि जो हिटलर है उसका जो इरा है वो 1933 से शुरू होता है जब वो जर्मनी के अंदर इक़्तिदार हासिल करता है, और 1945 के अंदर जो है उसका दौरे हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट है जी आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड 1939। तो जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसका जो आगाज़ है वो 1939 को होता है, ऑन September 1, 1939। तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वार है ये बेसिकली जर्मनी ने ही इसका आगाज़ किया व्हेन ही इन्वेडेड पोलैंड ऑन September 1, 1939। तो जब September 1, 1939 को जर्मनी ने जो है हिटलर की सरपरस्ती में जो है पोलैंड के ऊपर अटैक किया, तो उसके साथ ही जो है
उसको वर्ल्ड वार सेकंड का जो स्टार्ट है उसको कहा गया। तो वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो स्टार्ट होती है कब होती है? सितंबर 1 1939 को, जब जर्मनी की तरफ से पोलैंड के ऊपर जो था वो इन्वेड किया गया, अटैक किया गया, और यही जो है उसको यूरोप के अंदर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग डेट जो है डिक्लेयर किया गया है। 2 days लेटर फ्रांस एंड ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी। उसके 2 दिन बाद जो है जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया, तो उसके बाद फिर फ्रांस और बरतानिया जो है उन्होंने जर्मनी के ख़िलाफ़ जो था ऐलान जंग कर दिया और वो जंग में शामिल हो गया बिगनिंग। और यही जो है ये सेकंड वर्ल्ड वार का जो है वो बिगनिंग है उसका जो स्टार्ट होता है। ऑन सितंबर 17 सोवियत ट्रूप्स इन्वेडेड पोलैंड फ्राम द ईस्ट। और फिर रशिया जो है, जो सोवियत यूनियन था, वो भी सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर शामिल हो जाता है और उसने जो है वो पोलैंड के ऊपर जो था वो अटैक कर दिया था। तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसका जो आगाज़ है उसका जो ज़िम्मेदार कहा जा सकता है वो बेसिकली हिटलर है। उसकी जो जारहाना पॉलिसियाँ थी, उसकी जो जंग के ऊपर मबनी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है उसने सेकंड वर्ल्ड वार का जो है वो आगाज़ किया था। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी गस्टापो। गस्टापो क्या है? गस्टापो वाज द पॉलिटिकल पुलिस फोर्स ऑफ द नाजी स्टेट। तो जो नाजी स्टेट था या नाजी जर्मनी था या जो नाजी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसकी जो पॉलिटिकल फोर्स थी, पॉलिटिकल फोर्स थी, जो उसकी पॉलिटिकल पुलिस फोर्स थी, उसको जो है गस्टापो कहा जाता था। ये बेसिकली हिटलर की जो है खुफिया पुलिस थी, जिसकी मदद से वो अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो कंट्रोल करता था। एंड गस्टापो वाज द पॉलिटिकल पुलिस फोर्स ऑफ नाजी स्टेट। और नेक्स्ट है जी गस्टापो वाज सीक्रेट स्टेट पुलिस नाजी जर्मनी। तो जो नाजी जर्मनी है, नाजी जर्मनी से मुराद वो जर्मनी है जब हिटलर जो है उसने 1933 को जो है जर्मनी के ऊपर जो है कंट्रोल हासिल किया, अपनी जो है वो डिक्टेटरशिप कैम्प की, और 1945 के अंदर जो है जब उसका इक़्तिदार ख़त्म हुआ, तो ये जो इरा है फ्राम 1933 टू 1945, इसको जो है नाजी जर्मनी का जो है इरा कहा जाता है। और इसका तल्लुक़ बरह रास्त जो है वो नाजी पार्टी के साथ है, और इसका तल्लुक़ बरह रास्त जो है वो हिटलर के साथ है। और इस दौर में जो है हिटलर ने एक अपनी खुफिया पुलिस जो है वो कैम्प कर रखी थी, जिसको गस्टापो का नाम जो था वो दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है जी नाजीज़म क्या है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नाजीज़म? नाजीज़म आल्सो स्पेल्ड नाजीज़म। तो नाजीज़म को जो है इसके दो जो हैं वो स्पेल हैं। एक नाजीज़म है जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक इसका टिपिकल भी है NAZIISM। तो इन द फुल नेशनल, ये बेसिकली नाजीज़म जो है ये क्या था? ये बेसिकली जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, ये उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसकी जो आइडियालॉजी थी, उसका जो पॉलिटिकल प्रोग्राम था, उसी को जो है उसकी सोच और फ़िक्र को जो है नाजीज़म कहा जाता है। और हिटलरिज़म जो है वो भी यही है, यानी हिटलरिज़म क्या है? नाजीज़म। और नाजीज़म क्या है? ये हिटलरिज़म है। तो हिटलर के जो नज़रियात हैं उनकी जो नुमाइंदगी है वो नाजी पार्टी कर रही थी, और नाजी पार्टी की जो मैनिफेस्टो है उसकी जो आप यूँ समझने के जो अमली नमूना है, जो प्रैक्टिकल शेप थी, वो हिटलर की जो है वो खारजा पॉलिसी थी या उसके अमली इक़दामात थे। तो दोनों जो है बेसिकली हिटलरिज़म और नाजीज़म जो है बेसिकली एक ही चीज़ के दो नाम हैं। और ये जो नाजीज़म है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टोटलिटेरियनिज़म, यानी अथॉरिटेरियन मूवमेंट है और टोटलिटेरियन मूवमेंट है, जिसमें अब्सोल्यूट जो है वो डिक्टेटरशिप थी, और तमाम जो पावर्स थी वो डिक्टेटर हिटलर के पास थी। उसमें जो है वो लेजिस्लेटिव की पावर हों, वो जो है वो एग्जेक्टिव पावर्स हों, जुडिशल प्रोसेस हो, तो तमाम जो पावर्स थी उसके ऊपर जो है हिटलर को या नाजी पार्टी को मुकम्मल जो है वो कंट्रोल हासिल था। इसलिए उसके सिस्टम को जो है टोटलिटेरियन मूवमेंट भी कहा जाता है, या इसको अथॉरिटेरियन मूवमेंट के नाम भी दिया जाता है, लेड बाय द अडोल्फ हिटलर एज हेड ऑफ द नाजी पार्टी इन जर्मनी। हिटलर जो कि नाजी पार्टी का सरबराह था, उसका हेड था, और उसने जो पॉलिसीज़ जो है इंट्रोड्यूस करवाई, उन्हीं को जो है उसकी पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर जो है, जो वो डिक्टेटरशिप के ऊपर मबनी थी, तो इसलिए उसको टोटलिटेरियन सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। और इन इट जी इसमें क्या है जी, इन इट्स इंटेंस नेशनलिज्म। तो ये जो हिटलर का जो नाजी प्रोग्राम था,
इसके जो फीचर्स क्या हैं, नंबर वन क्या है, अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन जो है ये अप्रोच का मालिक था। यानी तमाम जो पावर्स हैं एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप इसकी थी, उसमें किसी सियासी मुखालफत की या किसी अपोजिशन की जो है कतन गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। दूसरा क्या है कि ये इसमें जो नेशनलिज्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का नेशनलिज्म था और रेशियल नेशनलिज्म था, जिसकी बुनियाद जो है, जो जर्मन नेशनलिज्म है उसकी बुनियाद नस्ल परस्ती के ऊपर रखी गई थी। और जर्मन कौम के बारे में जो है ये कहा गया कि जर्मन कौम जो है दुनिया की जो है वो बेस्ट जो है वो कौम है और इसको दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए जो है वो पैदा किया गया है। तो जो जर्मन जो नाजीज़म है या जो हिटलरिज्म है उसकी बुनियाद जिस नेशनलिज्म के ऊपर रखी गई है, उसका तल्लक, उसका जो मेन एक्टर था वो है रेशियल नेशनलिज्म, यानी नस्ल परस्ती पर मबनी जो है वो नेशनलिज्म जो है या कौमियत पसंदी जो है उसके ऊपर इसकी बुनियाद रखी गई थी। और है मास अपील एंड डिक्टोरियल रूल। तो ये बात तो हो गई है कि हिटलर जो है उसका जो रूल है वो डिक्टेटरशिप के ऊपर मबनी था। एंड नाजी शेड मैनी एलिमेंट्स विद द इटालियन फाशिज्म। नाजीज़म जो है जो हिटलर का नाजीज़म है वो अपने बहुत सारे फीचर्स के अतबार से जो इटालियन फाशिज़म था, मुसोलिनी का जो फाशिज़म है उससे बहुत ज़्यादा मुतासर नज़र आता है। उसके बहुत सारे फीचर जो हैं वो उसने इटालियन फाशिज़म से जो है लिए हैं। तो नाजीज़म और जो फाशिज़म है इसके फीचर जो हैं काफ़ी हद तक जो है एक दूसरे के करीब हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है मुतासर जो है वो नज़र आते हैं। जी नेक्स्ट है, ही बिलीव्ड इन द सुपीरियरिटी ऑफ एन आर्यन रेस। जो जर्मन जो हिटलर था उसका वो किसके ऊपर बिलीव करता था, ही बिलीव ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ जर्मन आर्यन रेस। तो उसका कहना ये था कि ये जर्मन हैं इनका तल्लक चूँकि एक आर्यन रेस के साथ है, आर्यन नस्ल के साथ है, और वो समझता था कि ये दुनिया भर के अंदर जो है उनमें से सबसे जो सुपीरियर रेस है वो जर्मन रेस है। ये हिटलर का जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो जर्मन रेस है, जो जर्मन नस्ल है, जो आर्यन नस्ल से जिसका तल्लक है वो क्या है, वो सुपीरियर हैं, बाकी तमाम नस्लों से जो है वो सुपीरियर हैं। इसलिए वो कहा करता था कि जर्मन कौम के लोगों को जब वो एड्रेस करता था तो वो कहता था कि ए जर्मन के लोगों, तुम दुनिया में मुअज़्ज़ज़ तरीन हो, मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनस हो तुम दुनिया के अंदर, और तुम्हारी रगों के अंदर जो है जो जर्मन जो नार्डिक उसका रेस थी, नार्डिक आर्यन खून जो है वो दौड़ता है, और जो कि सबसे जो है वो सुप्रीम जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो ब्लड तुम्हारा है, और तुम अफलास और गुर्बत का शिकार हो गए हो। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है जर्मनी के साथ जो सलूक किया गया उसके बाद वो बड़ी गुर्बत का शिकार हुए, और इस चीज़ को जो है उसने उभारा कि तुम दुनिया के ऊपर बेस्ट हो, सुपीरियर हो, और तुम्हें दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए जो है पैदा किया गया है, जबकि अमली तौर पे तुम गुर्बत और गुर्बत अफलास का शिकार हो गए हो। तो उठो और अपने आप को पहचानो, अपनी सुपीरियरिटी को पहचानो, और अपना जो फ़र्ज़ है या अपना तुम्हारा जो हक़ है वो दुनिया से छीन लो। और इस तरह जो है उसने जर्मन कौम को जो है मोटिवेट करके जो है उसको दूसरी जंग अज़ीम के लिए जो था वो तैयार किया था। तो वो कहा करता था कि तुम्हें मालूम नहीं है कि कल के लिए तुम्हारी ग़िज़ा किस तरह फ़राहम हो सकेगी, क्या ये सब तकालीफ़ इस दुनिया पर हैं। तुम्हें जंग में शिकस्त हुई थी, तुम्हें जर्मन कौम को शिकस्त नहीं हुई। तो उसने जर्मन कौम को मोटिवेट करने के लिए जो है बड़ी इमोशनल वो स्पीच करता था, और उसने वो कहा करता था कि तुम्हें जंग के अंदर जो है वो शिकस्त हुई है, तो जर्मन कौम जो है वो भी ज़िंदा है, जर्मन कौम को शिकस्त नहीं हुई। एक मैदान जंग था उसमें शिकस्त हो गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम चूँकि ज़िंदा हो लिहाजा तुम अपने आप को दोबारा जो है मुनज़्ज़म करो, दोबारा जो है वो अपने आप को ताकत में लेकर आओ, और उसके बाद जो है तुम दोबारा जो है अपना खोया हुआ जो मुकाम है उसको दोबारा हासिल करो। तो इस तरह जो है उसने जो रेसिज्म है, जो नस्ल परस्ती पर मबनी उसके जो नेशनलिज्म था उसकी बुनियाद के ऊपर उसने दोबारा जो है जर्मन कौम को जंग के लिए तैयार किया, उनको ताकत फराहम की, और इस तरह जर्मन कौम फिर दूसरी जंग अज़ीम के अंदर जो है वो चली गई। दोबारा इसको देखिएगा जी, ही बिलीव्स in the superiority of the Aryan race and an extreme form of the German nationalism. Hitler personally claimed he was fighting against Jewish Marxism. हिटलर जो है वो उसकी जो पॉलिसीज़ थी
वो ज्यूस के सख्त खिलाफ थी, और वो उसको ओपनली कहा करता था कि वो किन के खिलाफ लड़ रखा है, वो ज्यूस मार्क्सिज्म के खिलाफ जो है लड़ रहा है। वो ज्यूस के भी खिलाफ था और ज्यूस मार्क्सिज्म के भी खिलाफ था। तो ये हिटलर की जो है वो एक पॉलिसी जो है वो हमें नज़र आती है। और नेक्स्ट है जी, उसकी दो चार मैंने कोटेशन जो है वो इसमें ऐड की हैं। वो कहा करता था कि ही यूज टू से डैट डू नॉट कंपेयर यूर सेल्फ टू अदर्स, यू आर इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग यूर सेल्फ। एक ज़ात खुद ये बात बड़ी खूबसूरत है कि डू नॉट कंपेयर यूर सेल्फ टू अदर्स, कि अपने आप को जो है दूसरों के साथ कभी भी कंपेयर ना किया करें। इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग यूर सेल्फ। अगर आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो आप अपनी तौहीन कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या है कि हर शख्स जो है उसको एज ए इंडिविजुअल पैदा किया गया है, और उसके अंदर जो खसूसियात रखी गई हैं, उसकी जो नेचर है, उसकी खसूसियात हैं, उसको इन बेस्ट फॉर्म जो है वो पैदा किया गया है। इसलिए हम जो कुछ हैं वो हम हैं। हमारा किसी दूसरे के साथ जो है वो मुवाजना नहीं है कि हम अपने आप का दूसरों के साथ मुवाजना करें या अपने से ताकतवर लोगों का मुवाजना करें और ख़ुद जो है वो अजियत में चले जाएँ। तो वो कहा करता था कि यू डू नॉट कंपेयर यूर सेल्फ टू अदर्स, इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग यूर सेल्फ। तो ये उसकी कोटेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त है। और एक और उसकी कोटेशन है, व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वार बिगिंस। तो बेसिकली ये बड़ी जो है वो अहम बात है। इसमें हम थोड़ी सी डिबेट भी करते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक है डिप्लोमेसी और दूसरा है वार। डिप्लोमेसी जो है ये बेसिकली रियासतों के दरमियान जो मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, जो उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट होता है, उस कन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिज़ॉल्व करने का नाम है डिप्लोमेसी। बेसिकली क्या है, डिप्लोमेसी एक वो तरीक़ेकार है, एक मेथड है जिसके ज़रिए रियासतों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, जो इश्यूज़ हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको पुरअमन तरीके से पीसफुली जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो जब वो कहता है कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, किसी भी मसले को आप पीसफुली हल नहीं करते, डायलॉग के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, आप मोरालिटी की बुनियाद के ऊपर या इंटरनेशनल लॉज की बुनियाद के ऊपर उन मसाइल को हल करने में नाकाम हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेज कौन सी होगी, फिर जंग होगी। तो जहाँ पे डिप्लोमेसी फेल हो जाती है वहाँ से जंग का जो है वो आगाज़ हो जाता है। ये बात अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त है। व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वार बिगिंस। एक और कोटेशन भी है जो हिटलर के से नाम से मंसूब है, देयर इज नो अदर लॉ देन पावर बिटवीन द स्टेट्स। तो वो कहता है कि रियासतों के दरमियान ताकत के अलावा कोई कानून नहीं है। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि रियासतों के दरमियान ताकत के अलावा कोई दूसरा कानून नहीं होता, ताकत ही कानून है। बेसिकली स्टेट्स के दरमियान जो हैं जो मामलात जो तय पाते हैं, तो उनका जो तल्लुक़ होता है वो उन रियासतों की ताकत के ऊपर होता है, लॉज के ऊपर नहीं होता। अगरचे रियासतों ने अपने बाहमी जो मामलात होते हैं, लेन देन करने के लिए बाकायदा तौर पे लॉज बनाए होते हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल मोरालिटी है, इंटरनेशनल प्राइवेट लॉज हैं, तो ये सारी चीज़ें तो मौजूद होती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो रियासत की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी एक तरफ इंटरनेशनल लॉज हैं और एक तरफ जो है वो जो उस रियासत की ताकत होती है। तो एक रियासत दूसरी रियासत के साथ जो डील करती है, जो मामला करती है, वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक नहीं करती, बल्कि वो अपनी ताकत के मुताबिक करती है। जितनी जिसकी ताकत होगी उसके मुताबिक जो है इस वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो है उसका जो प्रोटोकॉल है वो ज़्यादा होगा। तो रियासतों के जो इंटरनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनकी ताकत के ऊपर। इसलिए कहता है कि देयर इज नो अदर लॉ देन पावर बिटवीन द स्टेट्स। तो रियासतों के दरमियान जो तल्लक है उसकी बुनियाद जो है वो पावर के ऊपर होती है, रियासतों की जो नेशनल पावर है उसके ऊपर होती है, और यही जो है वो कानून है। क्योंकि वो एक रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से उसका तल्लक था, तो उसने उसी सेंस के अंदर जो है इस चीज़ को जो है बयान किया है। एक और कोटेशन है, एवरी वन हु वांट्स टू सर्वाइव हैज़ टू फाइट। बहुत ज़बरदस्त बात है कि वो कहता है हर वो शख्स जो ज़िंदा रहना चाहता है, ही हैज़ टू फाइट, उसको लड़ना होगा, उसको जंग लड़नी होगी। एवरी वन हु वांट्स टू सर्वाइव हैज़ टू फाइट, कि हर वो शख्स जो ज़िंदा रहना चाहता है, जो इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करना चाहता है, क्या करना चाहिए उसको, ही हैज़ टू फाइट, उसको जंग लड़ना होगी। उसके अलावा जो है उसके पास कोई चाराकार नहीं है। एंड इफ़ ही डज नॉट वांट टू फाइट, और अगर वो जंग नहीं लड़ना चाहता, ही हैज़ नो राइट टू लिव, और फिर उसको ज़िंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है। अगरचे उसने यहाँ तो एक इंडिविजुअल्स के हवाले से बात है, तो बेसिकली ये स्टेट के हवाले से बात है, रियासत के हवाले से बात है। इसमें हम करेंगे एवरी स्टेट
हु हैज़ टू सर्वाइव हैज़ टू फाइट। हर वो रियासत जो सर्वाइव करना चाहती है, जो ज़िंदा रहना चाहती है, अपनी अपनी बका को कायम रखना चाहती है और दुनिया के नक्शे के ऊपर कायम रखना चाहती है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको शी हैज़ टू फाइट, उसको जंग लड़नी चाहिए। ये उसका जो है वो जो है हिटलर जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और अंदाज से भी देख सकते हैं कि जंग लड़ना ये नहीं है कि जंग लड़ेंगे तो, लेकिन जंग लड़ने की ताकत उसके पास जरूर होनी चाहिए। इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर कोई रियासत सर्वाइव करना चाहती है, दुनिया के नक्शे के ऊपर कायम रहना चाहती है, तो उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो दुश्मन के साथ जंग लड़ सके। जंग लड़े, प्रैक्टिकली जंग वो ना लड़े, लेकिन उसके पास जंग लड़ने के लिए ताकत होनी चाहिए और उसके दुश्मन को इस बात का मैसेज मिलना चाहिए कि अगर हमने उसके ऊपर अटैक किया तो इस रियासत के पास इतनी ताकत है कि वो जो काउंटर अटैक करके हमें तबाह बर्बाद कर देगी। जब कोई रियासत ये पोजीशन हासिल कर लेती है तो वो दुनिया के नक्शे के ऊपर जो है वो कायम रहती है, और जब वो कमज़ोर हो जाती है तो कमज़ोर रियासत जो है वो कहता है कि उसको जीने का कोई हक जो है वो हासिल नहीं है। जिस तरह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है कहा जा सकता है कि जिसने ज़िंदा रहना है उसके लिए उसको ताकतवर जो है वो होना होगा। दोबारा इसको देखिएगा, everyone who wants to survive has to fight, and if he does not want to fight he has no right to live। और अगर वो जंग नहीं लड़ना चाहता तो उसको ज़िंदा रहने का कोई हक जो है वो हासिल नहीं है। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? ये हिटलर का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है। विद द डेथ ऑफ द जर्मन प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग चांसलर, तो ये जो था जर्मन जो प्रेसिडेंट था पॉल वॉन हिंडनबर्ग, ये उसका चांसलर था। जब उसकी डेथ होती है तो उसके बाद जो हिटलर है वो जो है वो एक एब्सोल्यूट डिक्टेटर के रूप में जो है वो सामने आता है। ही बिकेम द एब्सोल्यूट डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी अंडर द टाइटल ऑफ द फोहर। तो उसने फोहर का जो टाइटल है वो असर कर लिया, जिसका मतलब है लीडर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द जर्मन आर्मी टुक एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू इट्स न्यू कमांडर इन चीफ। और जो हिटलर था वो चूँकि हेड ऑफ द स्टेट बन गया था, और वो हेड ऑफ द स्टेट जो है उसको ये टाइटल भी हासिल होता है कि वो जो अफवाज होती हैं उसका भी चीफ कमांडर होता है। इस तरह वो बरह रास्त जो है वो जर्मन अफवाज का चीफ कमांडर बन जाता है। और फिर जर्मन अफवाज को जो है उसने उसको जंग के लिए जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार के लिए उसने तैयार किया, और 1 सितंबर 1939 को जो है उसने पोलैंड के ऊपर जो था वो जाकर अटैक कर दिया। और नेक्स्ट है जी, नाजीज़म इज़ ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रूटेड इन द 19th सेंचुरी जर्मन रेशियलिस्ट मूवमेंट। तो हिटलर ने जो है जो जर्मनी के अंदर नस्ल परस्ती की जो मूवमेंट चलाई थी, नस्ल परस्ती की मूवमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कहा करता था कि जो जर्मन नेशन है वो दुनिया की सुपीरियर जो है वो मोस्ट सुपीरियर जो है वो नेशन है, और उसे जो है वो दुनिया के ऊपर जो है रूल करने के लिए जो है पैदा किया गया है। तो वो कहा करता था कि अपना मुकाम पहचानो और दुनिया के ऊपर जो है वो निकलो, और दुनिया के ऊपर जो है वो दुनिया को फतह करो और अपनी हुक्मरानी जो है वो कायम कर लो। तो यही उसकी जो सोच और फिक्र है, इसी को ही नाजीज़म का नाम जो है दिया जाता है। इसको हिटलरिज्म भी कहा जाता है। तो नाजीज़म क्या है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। और उसके बाद जो है रूटेड इन द 19th सेंचुरी, चूँकि इसका तल्लुक 19th सेंचुरी के साथ है। जर्मन रेशियलिस्ट मूवमेंट, और ये जर्मनी के अंदर जो है जो हिटलर ने नस्ल परस्ती की मूवमेंट चलाई थी, वही मूवमेंट जो है उसको नाजीज़म जो है वो कहा जाता है। एंड एमर्जिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जर्मन्स डिफीट इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो ये बेसिकली ये जो मूवमेंट है ये रिएक्शन के तौर पे सामने आती है। जब जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर शिकस्त हुई, एक उनको शिकस्त होगी, और दूसरा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो फाते थे, जो अलाइड पावर्स थी जिसमें बरतानिया शामिल था और फ्रांस शामिल था या उसके बाकी इत्तेहादी थे, उन्होंने जर्मनी के साथ जो है जंग के बाद जो है इंतहाई ज़्यादा जो है वो इंसल्टिंग रवैया जो था वो अख्तियार किया। और फिर उसके रिएक्शन के अंदर जो है उसका बदला लेने के लिए, उस ज़िल्लत और रसवाई का बदला लेने के लिए जो है हिटलर ने जो है अपनी कौम को रीऑर्गेनाइज़ किया, और उसके अंदर जो है एक नया जज्बा और नई क़ुव्वत पैदा की। और वो जो नया जज्बा और नया क़ुव्वत जो है उसके अंदर डेवलप किया गया, पैदा किया गया, वो उसकी बुनियाद है वो रेसिज्म के ऊपर रखी गई है। और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है उसने फिर दूसरी जंग अज़ीम के लिए कौम को तैयार किया था। जर्मनीज डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड द राइज ऑफ द फाशिज्म इन यूरोप। तो
नाज़िज़्म बेसिकली आप यूँ समझें कि फ़ाशिज़्म का पार्ट सेकंड है। तो दोनों जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स एक हैं, दोनों की आइडियोलॉजी मिलती-जुलती है, दोनों की बुनियाद एक जैसे असूलों के ऊपर रखी गई है। तो इसलिए जो है लेकिन उनके लिए टर्म्स मुख्तलिफ इस्तेमाल की जा रही हैं। इटली के अंदर उसको फ़ाशिज़्म का नाम दिया गया और जर्मनी के अंदर उसको नाज़िज़्म का नाम दिया गया है। लेकिन दोनों जो है क्या हैं, दोनों डिक्टेटरशिप को बिलीव करते हैं, दोनों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं और दोनों जो है वो एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप जो है उसको जो है सपोर्ट करते हैं। और दोनों ने जो है वो रेशियल नेशनलिज्म जो है उसको जो है वो प्रमोट किया है और दोनों नेशनल सोशलिज्म की भी बात करते हैं। तो इस तरह जो है दोनों की जो बेसिक फ़िलासफ़ी है वो बड़ी हद तक जो है वो हमें एक जैसी नज़र आती है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। नाज़िज़्म इज़ नोन फॉर जेनोसाइड एंड द एक्सटर्मिनेशन ऑफ एंड मास किलिंग ऑफ द ज्यूज़। अब नाज़िज़्म को कई तरीक़ों से हम डिफ़ाइन करते हैं। एक नाज़िज़्म क्या है, ये जो हिटलर की तरफ से जो ज्यूज़ थे, जर्मन ज्यूज़ थे, उनके ख़िलाफ़ जो कत्ले आम किया गया जिसको होलोकॉस्ट भी कहा जाता है, तो उसी फ़लसफ़े को, उसी सोच को, उसी फ़िक्र को जो है वो नाज़िज़्म का भी नाम दिया जाता है। तो नाज़िज़्म क्या है? जेनोसाइड एंड एक्सटर्मी extermination and mass killing of the Jews, ultra nationalism, dictatorship, and anti Semitism were the ideas of the Hitler। तो नाज़िज़्म क्या है? नाज़िज़्म दोबारा इसको देखिए, नाज़िज़्म है जेनोसाइड ऑफ द ज्यूज़, जो नस्ल कुशी की गई ज्यूज़ की जो है जर्मनी के अंदर, वो क्या है? वो नाज़िज़्म है। अल्ट्रा नेशनलिज्म जिसकी बुनियाद नस्ल परस्ती के ऊपर रखी गई थी, वो क्या है? वो नाज़िज़्म है। और डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप जो थी हिटलर की, उसका नाम भी नाज़िज़्म है। एंड एंटी सेमिटिज़म, एंटीसेमिटिज्म क्या है कि जो यहूदी दुश्मनी के पर मबनी जो है हिटलर की जो पॉलिसीज़ थी, उसको जो है वो एंटी सेमिटिज्म जो है वो कहा जाता है। तो ये ही चीज़ जो है इसको नाज़िज़्म भी कहा जाता है। वर द आइडियाज़ ऑफ द हिटलर, जो हिटलर के जो आइडियाज़ थे, अब इनडायरेक्टली आप यूँ समझ लें कि जो हिटलर के आइडियाज़ थे जो कि नेशनलिज्म के ऊपर मबनी थे, जो कि डिक्टेटरशिप के ऊपर मबनी थे और जेनोसाइड ऑफ ज्यूज़ के ऊपर मबनी थे और एंटी सेमिटिज्म के ऊपर मबनी थे, ये सारे जो उसके आइडियाज़ थे, ये सारे के सारे जो है नाज़िज़्म कहलाते हैं। तो नाज़िज़्म बेसिकली हिटलर के आइडियाज़ पर मबनी है और हिटलरिज़म जो है वो नाज़िज़्म के आइडियाज़ के ऊपर जो है वो मबनी है। और नेक्स्ट है जी एंटी सेमिटिज्म जो है एंड नाज़िज़्म। देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फीचर्स ऑफ द नाज़ी स्टेट इज़ द जर्मनी इज़ एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म क्या है कि जो यहूदी दुश्मनी पर मबनी जो है, जो हिटलर की जो नज़रियात थे, जो उसकी आइडियालॉजी थी, जो उसने स्टेप्स लिए, उनको जो है वो एंटी सेमिटिज्म जो है कहा जाता है, जो जर्मनी के अंदर जो है हिटलर की तरफ से जो है यहूदियों के ख़िलाफ़ किए गए। इन 1933 देयर वर ए बाइकॉट ऑफ ज्यूज़ स्टोर्स। अब क्या किया गया कि चूँकि हिटलर ज्यूज़ के सख्त ख़िलाफ़ था, तो उसने जब वो बरसर इक़्तिदार आया और उसने क्या किया, जो ज्यूज़ स्टोर्स थे उनके ऊपर जो है उनका बाइकाट जो है किया गया कि उनकी शॉपिंग जो है उनको माली नुकसान पहुंचाने के लिए बाइकाट किया गया। हिटलर ब्लेम द ज्यूज़ ऑफ द वर्सेल्स ट्रीटी। क्यों वो यहूदियों के इतना क्यों ख़िलाफ़ था? वो समझता था कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ है आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, इसकी वो ज़िम्मेदार जो हैं वो ज्यूज़ को करार देता था। और इसलिए जो है जब वो पावर में आया और उसने जो है वो अब्सोल्यूट पावर हासिल कर ली और उसके बाद फिर उसने उनसे इंतकाम लेना जो है वो चाहा और उसके बाद उन्होंने उनका जो है वो जेनोसाइड किया, नस्ल कुशी उनकी की गई और उनके ख़िलाफ़ एक बहुत सख्त जो है इक़दाम किए गए ताकि उस जो इंसल्टिंग बिहेवियर था आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की शक्ल में, उसका जो है इनसे बदला लिया जा सके। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये बेसिकली जो नाज़िज़्म है ये रिएक्शन पॉलिसी है जो कि बरतानिया और फ़्रांस और उसके जो दीगर इत्तेहादी थे उनके ख़िलाफ़, और चूँकि वो समझता था कि इसमें यहूदी इन्वॉल्व हैं तो लिहाजा उसने यहूदियों को जो था वो बराह रास्त टारगेट करना शुरू कर दिया था। हिटलर ब्लेम द ज्यूज़ ऑफ वर्सल ट्रीटी एंड द कंट्रीज़ इकनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो वो समझता था कि ये जो जर्मनी के अंदर जो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इनके ज़िम्मेदार भी जो हैं वो यहूदी हैं। सच एज़ द इकनॉमिक डिप्रेशन, और जो इकनॉमिक डिप्रेशन हुआ, जो सात बाज़ारी का जो दौर हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी जो है वो इन्हीं के ऊपर जो है वो ऐड करता है। ऑल ज्यूज़ वर रिवोक्ड फ्राम गवर्नमेंट ऑफिस
एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज़। तो उसने हर तरीके से जो है जो ज्यूज़ थे उनको जो है वो पीछे हटाने की कोशिश की, उनको माशी नुकसान पहुंचाने के लिए उनके स्टोर्स का जो है वो बाइकआउट किया गया, उनको जो जॉब्स थी उनकी उनसे पीछे हटा दिया गया, ताकि इनको जो है वो ज़िम्मेदारियों से पीछे हटाकर जो है इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। इन 1934 ज्यूज़ वर एक्सक्लूडेड फ्राम पब्लिक प्लेसेस। तो उनको पब्लिक प्लेसेस से जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया, इंक्लूडिंग द पार्क्स एंड स्विमिंग पूल्स। यहाँ तक कि वो जो स्विमिंग पूल्स थे और जो पार्क्स थे वहाँ भी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। ऑल दिस वाज ड्यू टू द हिटलर्स ऑल दिस वाज ड्यू टू द हिटलर्स प्रिजर्व प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ द आर्यन रेस। तो वो समझता था कि ये जो हैं जर्मन हैं जो कि प्योर आर्यन स्टेट हैं और ये सुपीरियर हैं बाकी तमाम नस्लों से, तो लिहाजा इनको बाकी जो इन्फीरियर जो हैं उनके साथ जो है वो नहीं रहना चाहिए और अपनी सुपीरियरिटी जो है उसको कायम रखनी चाहिए। तो इस बुनियाद के ऊपर उसने जो है उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और नेक्स्ट है जी, नाज़िज़्म इज़ नोन फॉर जेनोसाइड एंड एक्सटर्मिनेशन एंड मास, सॉरी ये तो पॉइंट हो गया, ये नेक्स्ट जो है वो चलते हैं। ये जी स्लाइड जो है उसमें थोड़ा सा आ गया था जी। ये नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है। नाज़ी जर्मनी वाज एक्सट्रीमली मिलिटेरियलिस्टिक। तो नाज़ी जर्मनी जो है ये बेसिकली अस्करियत पसंद के ऊपर जो है पॉलिसी थी, जंगजू आपको कहने के इसके जो है वो पॉलिसी थी। दे बिलीव्ड दैट दे एज ए सुपीरियर रेस हैड द राइट टू कंकर एंड कंट्रोल द इन्फीरियर लैंड्स विद देयर मैसिव मिलिट्री। तो नाज़ीज़म जो है बेसिकली जहाँ पे इसकी अब्सोल्यूट जो है इन्होंने डिक्टेटरशिप कायम की, नेशनलिज्म के ऊपर जो है इन्होंने काम किया और यहूदियों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात किए। तो एक इनकी फ़िलासफ़ी ये थी कि ये बेसिकली मिलिटेरियनिस्ट जो थे, ये लोग जो थे अस्करियत पसंद थे, जंगजू जो है वो उनके अंदर जो है जज्बात पैदा किए गए। एंड दे बिलीव्ड दैट दे एज ए सुपीरियर रेस, क्योंकि वो कहता था कि जर्मन जो है वो एक सुपीरियर रेस हैं और दे आर बॉर्न टू रूल ओवर द वर्ल्ड और या रूल ओवर द इन्फीरियर नेशन जो है। तो वो कहता है उनको पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करें, ये इनका राइट है, क्योंकि इन जैसा दुनिया के अंदर कोई और सुपीरियर नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है दे बिलीव दैट दे एज ए सुपीरियर रेस हैड द राइट टू कंकर एंड कंट्रोल द इन्फीरियर लैंड्स। तो जो कमतर हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनको फतह करना, उनके ऊपर हुकूमत करना, ये जर्मन का हक है विद देयर मैसिव मिलिट्री। तो अपनी फ़ौजी ताकत की बुनियाद के ऊपर जो है वो उसने जो है ये चीज़ें जो थी उनको दी थी। इसलिए जो है शुरू में हमने जो बात कही थी कि जो शख्स जो है लड़ना नहीं चाहता उसको जो है ज़िंदा रहने का कोई हक जो है वो हासिल नहीं है। वो कहा था कि हर वो शख्स जो ज़िंदा रहना चाहता है उसको चाहिए कि वो लड़ना सीखे, जंग करना सीखे। और इस तरह जो है उसने अपनी कौम के अंदर जो है उसको जंग के लिए जो है वो तैयार करने की जो थी वो कोशिश की थी। और नेक्स्ट यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। बेसिकली यहाँ हमारा मकसद है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ जो डिक्टेटर्स की हैं उनके साथ जो है वो उनको आपके साथ शेयर किया जाए। और एक बात इसमें मिस हो गई है कि जो हिटलर था उसको जब शिकस्त हो गई और जब उसको ये ख़बर जब उसको जो है वो नज़रबंद किया गया था, उसने अपने आप को नज़रबंद कर लिया था एक बैंकर के अंदर जो है। तो जब उसको वहाँ पे ख़बर मिली कि मुसोलिनी जो है उसको कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश के साथ जो है बड़ा नफ़रत अमेज़ सलूक किया गया है, तो उसने क्या किया, उसने ख़ुदकुशी कर ली थी ताकि उसका अंजाम जो है भी ये ना हो। तो ये उसका जो है वो एक इंतहाई इबरतनाक जो है वो अंजाम था। तो जब इंसान जो है वो दूसरे इंसानों के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह का सलूक करता है तो फिर कुदरत जो है उससे इबरत का निशान बनाती है और उसी दुनिया के अंदर जो है उसका जो अंजाम है वो हमारे सामने आता है। तो देखा गया है कि जो मोस्टली दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े डिक्टेटर्स रहे हैं उनको अल्लाह ताला ने उसको कुदरत ने इसी दुनिया के अंदर जो है हमारे सामने जो है इबरत का निशान जो है वो बनाया है। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। कि नेक्स्ट किसी और मौजू के ऊपर जो है आपके साथ बात होगी, हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको चैनल की मदद से जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है आप तक पहुँचती रहें।